हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो है एसएससी एमटीएस जो एग्ज़ाम हुआ, आज है 5 फरवरी 2026, ठीक है ना। तो उसका जो है हम एनालिसिस देखने वाले हैं, ठीक है ना। ये जो है फर्स्ट शिफ्ट का है, ठीक है ना। किस शिफ्ट का है? फर्स्ट शिफ्ट का। फर्स्ट शिफ्ट का, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो है प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है ना। तो आइए, चलिए दोस्तों, देखते हैं किस प्रकार के जो है आज प्रश्न पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में। तो पहला प्रश्न देखिए, 297 ईसा पूर्व बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था, ठीक है ना। तो यहाँ आपके सामने ये ऑप्शन है, अशोक है कि बिंदुसार की दशरथ मौर्य है कि बृहद्रथ, ठीक है ना। तो देखिए, जो 297 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र बिंदुसार जो है मौर्य सिंहासन पर बैठा था। तो इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बिंदुसार, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा। और बिंदुसार मौर्य वंश के दूसरे शासक थे जिन्होंने लगभग 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया था, ठीक है ना। देखिए, जो ये ईसा पूर्व है, ये जो ईसा मसीह के जो बाद के उस ईस्वी में, और जो ईसा मसीह के पहले जो संत थे उनको ईसा पूर्व में गिना जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखना है, मतलब इंग्लिश में कहा तो जैसे शॉर्टकट में बीसी, और उनके ईसा मसीह के जन्म के जो बाद है उसको एडी, ठीक है ना, एनो डोमनी, ठीक है ना। आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्या। सत्ता परिवर्तन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 297 ईसा पूर्व के आसपास जैन धर्म अपना लिया था और अपने पुत्र बिंदुसार के पश्चिमी सिंहासन त्याग दिया था। इसके बाद वे जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटक चले गए थे, वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। उपाधि क्या थी? बिंदुसार को यूनानी लेखकों द्वारा अमित्र घात कहा गया, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का वध करने वाला, ठीक है ना। धार्मिक झुकाव थे, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था वहीं बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों आया था कि जो प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है, ठीक है ना। आपके सामने ऑप्शन 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष और 144 वर्ष। तो इसका जो एक ऑप्शन था डी नंबर 144, ठीक है ना। तो जो महाकुंभ होता है दोस्तों वो होता है 144 वर्ष में, ठीक है ना, जो कि 2025 में ये प्रयागराज में लगा था, ठीक है ना। आइए देखते हैं कि प्रयागराज में मुख्य कुंभ मेला हर 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है, एक कुंभ, ठीक ना। हालांकि क्या है कि 12 कुंभ अर्थात 144 पूरे होने पर इन 144 वर्षों के अंतराल पर महाकुंभ आयोजन किया जाता है, ठीक है ना, जिसमें 2025 का महाकुंभ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। कुंभ मेला जो प्रत्येक 12 वर्ष में गंगा यमुना और सरस्वती संगम पर होता है। अर्ध कुंभ 6 वर्ष में लगता है, ठीक है ना। और क्या है, महाकुंभ जो है प्रत्येक 144 वर्ष में, ठीक है ना। और 2025 में क्या है, प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा वो 13 जनवरी से 24 यानी 26 फरवरी तक लगा, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। तो आप लोग याद रखिएगा इनको, ठीक है ना। और अगला प्रश्न रहा ये कि अमर बेल, जिसे कसकुटा कहते हैं, और किलनी चिचड़ी, ठीक है ना, किस प्रकार के जीवों के उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये जो है क्या है, परजीवी है, परजीवी, ठीक है ना। ये कौन है? परजीवी। परजीवी क्या है? परजीवी उसे कहते हैं कि जो किसी दूसरे जीव के शरीर में रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक ना, पोषण करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? परजीवी। परजीवी 2 प्रकार की होती है, ठीक है ना। परजीवी 2 प्रकार की होती है, एक बाह्य परजीवी, एक अंतः परजीवी, ठीक है ना, एक अंतः परजीवी। अब यहाँ पर जो परजीवी है वो ये जैसे अमरबेल है, ठीक ना, किलनी चिचड़ी जो है ये है बाह्य परजीवी, जो मतलब किसी अन्य जीव के शरीर के बाहर रहकर अगर पोषण प्राप्त करते हैं या उनसे भोजन प्राप्त करते हैं तो वो क्या कहलाती है? बाह्य परजीवी। और जो शरीर के अंदर, किसी जीव के शरीर के अंदर रहकर उनसे पोषण प्राप्त करते हैं तो अंतः परजीवी, ठीक है ना। तो यहाँ पर परजीवी जो है करेक्ट हो जाएगा। आइए देखिए, आप लोग अमर बेल देखे होंगे, अमर बेल और किलनी चिचड़ी जो परजीवी विशेषकर ये बाह्य परजीवी दिया है ना, जीवों के प्रमुख उदाहरण है। ये दोनों जीव अपने
ये दोनों जीव अपने भोजन और पोषण के लिए दूसरे जीवित जीवों पर क्या है, निर्भर रहते हैं, ठीक है ना, और उन्हें नुकसान नुकसान जो है पहुंचाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, ये है क्या, अमरबेल, ठीक है ना। आप लोगों को देखे होंगे कि किसी पेड़ में जो है पीला पीला खूब ऐसे अर्चे टाइप में रहते हैं ना, यही है अमरबेल, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिए। और अगला प्रश्न दोस्तों, लिखा कि DPIIT के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली छमाही अप्रैल सितंबर में भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को आकर्षित करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो महाराष्ट्र है दोस्तों। कौन सा है? ठीक है ना, महाराष्ट्र है। अब देखिए कि DPIIT के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय 2024-25 की पहली छमाही अप्रैल सितंबर में महाराष्ट्र भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI आकर्षित करने वाला राज्य बना हुआ महाराष्ट्र, ठीक है ना। महाराष्ट्र कुल इक्विटी FDI प्रवाह का लगभग 39%, ठीक है ना, यानी 19.59 अरब डॉलर से अधिक हिस्सा प्राप्त किया है, ठीक है। और देखिए कि शीर्ष राज्य उसमें कौन कौन थे। पहला महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, फिर दिल्ली है, जो सबसे अधिक FDI प्राप्त करने वाले राज्यों की सूची में शामिल है, ठीक है। निवेश प्रवाह महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक 13% और दिल्ली 12% का स्थान रहा है, ठीक है ना। क्षेत्र क्या है, IT, ठीक ना, IT सेवाएं, विनिर्माण, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर क्षेत्रों में सबसे अधिक निवेश देखा गया, ठीक। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि वायुमंडल की सबसे निचली परत यानी क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? आपके सामने ये ऑप्शन है, ठीक है ना, 18, 13 या 18, नहीं 8 है, 13 है और 18 और 50, ठीक ना। तो ये दोस्तों जो है, अब यहाँ पर देखिए जो वायुमंडल है, वायुमंडल की सबसे जो निचली परत क्षोभ मंडल की औसत जो ऊंचाई पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 12 किलोमीटर, वो ये लगभग 13-12 किलोमीटर है, समझिए, ठीक है ना। और ध्रुवों की सबसे ऊंचाई लगभग 6 से 8 किलोमीटर, भूमध्य रेखा पर 18 से 20 किलोमीटर तक हो सकती है, ठीक ना। तो यह परत जो है मौसम संबंधी लगभग सभी घटनाओं, बादल, वर्षा के लिए जिम्मेदार है और यह ऊंचाई के साथ तापमान यहाँ पर घटता है। देखिए ये आपके सामने ये चित्र है, इसको देख लीजिए पहले। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से क्या दिखा, 15 किलोमीटर ना, ठीक है। जो दिया है यहाँ पर ट्रोपोस्फियर जो 15 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है ना। यहाँ पर 15 किलोमीटर तो दिया नहीं है, 35 किलोमीटर फिर, ठीक है ना, फिर 50 किलोमीटर है। तो यहाँ पर जो होगा, अगर ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, 13 किलोमीटर और क्या है, 18 किलोमीटर। तो दोस्तों इसकी जो ऊंचाई हम औसत देखेंगे तो औसत जो होगी वो 13 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। औसत देखी जाती है, तो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास, ठीक ना, आनंद मठ के लेखक कौन है? आपके सामने ये ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर है, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, या शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस हैं। तो दोस्तों ये क्या है, आनंद मठ के जो है ये कौन है, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर इसका जो है बी जो है करेक्ट था, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा बी जो है इसका करेक्ट था। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि जो ये है इसका जो प्रकाशन हुआ, यह उपन्यास वर्ष 1882 में प्रकाशित हुआ था। वंदे मातरम, जो भारत का राष्ट्रीय वंदे मातरम, और इसी उपन्यास से लिया गया था, ठीक है ना, इसी उपन्यास से लिया गया था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है इसकी, आनंद मठ की जो कहानी 18वीं शताब्दी के सन्यासी विद्रोह और 1770 के बंगाल विनाशकारी अकाल पर आधारित है, ठीक ना। और अगला प्रश्न है, वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण के अनुसार मेम्ब्रोफोन किस प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं? तो दोस्तों जो मेम्ब्रोफोन होते हैं ये तनी हुई झिल्ली वाले यंत्र और क्या होते हैं, ठीक है ना, तनी वाली झिल्ली वाले यंत्र होते हैं ना, ठीक ना। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखोगे कि जैसे तबला हो गया, ढोलक हो गया, क्योंकि ये झिल्ली है ना बनाए जाते हैं। देखिए वाद्य यंत्रों के हॉर्न में व्यवस्थित शख्स के यानी वर्गीकरण के अनुसार मेम्ब्रोफोन जो है वे वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें ध्वनि एक खींची हुई खाल या झिल्ली के कंपन से उत्पन्न होती है। यह मुख्यतः ड्रम वर्ग के वाद्य यंत्र जिनमें झिल्ली का उंगली
हथेली या डंडी से पीट कर, रगड़ कर या हिलाकर बजाया जाता है। इसके प्रमुख उदाहरण जैसे तबला है, ढोलक है, ड्रम है, टेम्पोरिन है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा। और देखिए प्राचीन भारतीय संगीत ग्रंथ बृहददेशी, ठीक है ना, के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता है दोस्तों वो कौन है? मतंग मुनि, ठीक है ना, मतंग मुनि, मतंग ऋषि या मतंग मुनि वही, ठीक। अब देखिए कि बृहददेशी की रचना संभवतः 6वीं या 8वीं शताब्दी के बीच मतंग ऋषि मुनि द्वारा की गई थी, ठीक है ना। राग शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख यह सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें पहली बार राग शब्द को तकनीक रूप से परिभाषित किया गया और शास्त्रीय संगीत में रागों का अवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया, ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न अभी इसके थोड़ा से विकल्प थे कि अन्य विकल्प, जैसे भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा था, सारंग देव ने संगीत रत्नाकर की रचना की थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और पंडित दामोदर जो है संगीत दर्पण के लेखक हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों, चालकोलिथिक, ठीक है ना, शब्द का प्रयोग इतिहास के किस काल को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। आपके सामने ये ऑप्शन दिए हैं, ये तो केवल पत्थर युग है कि तांबा और पत्थर युग है कि लोहा और पत्थर युग है कि कांसा और पत्थर युग है। तो दोस्तों ये जो है देखिए चालकोलिथिक जो है ये मुख्य रूप से जो है युग कापर और स्टोन यानी तांबा और पत्थर है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा तांबा और पत्थर, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसे ताम्र पाषाण युग भी कहते हैं जो नवपाषाण काल है, ठीक, न्योलिथिक और कांस्य युग ब्रॉन्ज एज के बीच का संक्रमण काल है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए चालकों का अर्थ तांबा और लिथिक का अर्थ है पत्थर, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और इस युग में देखिए परिभाषा के इस युग में पत्थरों के साथ साथ तांबे का इस्तेमाल किया गया था। समय काल क्या, भारत में यह लगभग 2000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के बीच माना गया, ठीक है ना। इसका अन्य नाम क्या है, इसे कापर स्टोन एज भी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कि तरल पदार्थों, ठीक है ना, तरल पदार्थों यानी गैस और तरल द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये दोस्तों घर्षण यानी ड्रैग घर्षण बल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए तरल पदार्थ गैस और तरल द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल फ्रिक्शनल फोर्स को कर्षण यानी ड्रैग के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों कि वह तापमान जिस पर वायुमंडल दबाव पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है, तो कोई जब ठोस द्रव पर बनता है तो क्या कहलाता है दोस्तों? गलनांक कहलाता है, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए ये क्या है, सॉलिड है और ये लिक्विड और ये गैस, तीन अवस्थाएं हुई। तो अगर देखिए कोई ठोस पिघल कर क्या बना, लिक्विड में बन गया, तो उसे कहते हैं गलनांक। ये जो क्रिया है इसे कहते हैं गलन। अगर ये जिस बिंदु पर ये जिस टेम्परेचर पर जिस पॉइंट पर ये ठोस से द्रव में चेंज हो जाता हो उसे कहते हैं गलनांक यानी गलन धनांक। ऐसा अंक जिसमें क्या कोई ठोस जो है गल करके तरल अवस्था में आ गया हो, ठीक है ना। तो उसे अगर कोई जो तरल अवस्था है और वो किस में परिवर्तित हो गया, गैस में, ठीक है ना, तो उस जो क्रिया है, ये प्रक्रिया, उसे क्वथन कहते हैं। और जिस अंक पर या जिस पॉइंट पर वो होता है उसे क्वथनांक कहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा। अब अगर क्या हो, ठोस से डायरेक्ट क्या हो, गैस में परिवर्तित हो जाए तो क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, ठीक है ना। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए और बाकी ये लिखा हुआ है कि वह तापमान जिस पर वायुमंडलीय दबाव पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कोई ठोस पिघलकर जो है लिक्विड जो है बन जाता है तो उसे गलनांक या गलनांक बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। और अगला प्रश्न दोस्तों कि प्रसिद्ध उपन्यास लेडीज टेलर के लेखक कौन है? ये दोस्तों प्रिया हजेला है, ठीक है ना। कौन है? प्रिया हजेला। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। देखिए कि जो इस उपन्यास की लेखिका प्रिया हजेला है, ठीक है ना, यह उनका पहला उपन्यास है जिसमें हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित किया गया था, ठीक है ना।
और ये कहानी 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है और यह उन शरणार्थियों के संघर्ष और अटूट साहस को दर्शाती है जो अपना सब कुछ खोकर फिर से जीवन शुरू करने की कोशिश करते हैं। और क्या है, इस कहानी के जो पात्र हैं वो कहानी के केंद्र गुरुदेव नामक एक सिख व्यक्ति है जो विभाजन के बाद पाकिस्तान से दिल्ली आता है और महिलाओं के कपड़े बनाने का व्यवसाय शुरू कर अपना जीवन फिर से संवारने की कोशिश करता है। ठीक है ना। और अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि कुणबी नृत्य भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो दोस्तों ये गोवा का है। ठीक है ना। कहाँ का? गोवा का है। तो देखिए, गोवा राज्य का एक प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से गोवा के कुणबी आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। और गोवा के जो प्रसिद्ध और लोक नृत्य हैं जैसे फुगड़ी, ढालो, देखनी और कुणबी नृत्य प्रमुख हैं। ठीक है ना। और अगला प्रश्न दोस्तों कि राठवा नी घेर नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित है। यह किस राज्य का है? तो ये गुजरात का है। ठीक है ना। गुजरात का है। और ये मुख्य रूप से देखिए, यह नृत्य मुख्य रूप से होली यानी रंगों के त्यौहार के दौरान 5 दिनों तक किया जाता है। और गुजरात के और जो प्रमुख लोक नृत्य जैसे कि गरबा है, डांडिया है, ठीक है ना, डांडिया रस, भवाई, तिप्पानी, फादार और हुंडो शामिल है। गरबा और डांडिया जो नवरात्रि के दौरान देवी की पूजा में मुख्य रूप से किए जाते हैं। ठीक है ना। और अगला प्रश्न है कि अकबर द्वारा फतेहपुर सिकरी में निर्मित जो पंचमहल है कि वास्तुकला मुख्य रूप से किस शैली से प्रभावित है। तो आपके सामने ये ऑप्शन दिए हैं। गोथिक वास्तुकला है कि बौद्ध विहार मंदिर शैली है कि यूरोपीय पुनर्जागरण शैली है, द्रविड़ वास्तुकला है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो है मुख्य रूप से बौद्ध विहार शैली से प्रेरित है जो एक पिरामिड नुमा 4 मंजिला इमारत है। इसे हवा महल भी कहा जाता है। ठीक है ना। और 176 नक्काशीदार खंभे हैं। यह संरचना इंडो प्लाज्मिक वास्तुकला का मिश्रण है जो हिंदू और बौद्ध शैलियों से गहरे रूप से प्रभावित है। ठीक है। और फतेहपुर सिकरी का जो निर्माण है मुगल बादशाह अकबर द्वारा 1551 में 1585 ईस्वी के बीच करवाया गया था। यह शहर आगरा के पास स्थित है और इसे अकबर ने अपनी नई राजधानी के रूप में बसाया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों कि वर्ष 1969 में 14 निजी बैंकों के बड़े पैमाने पर राष्ट्रीयकरण से पहले भारत का एकमात्र राष्ट्रीयकृत सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा था। तो वो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है ना। भारतीय स्टेट बैंक था। ठीक है। ये लिखा ना भारतीय स्टेट बैंक। इसका पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। ठीक है ना। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और क्या है कि राष्ट्रीयकरण जो है गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। ठीक है ना। और 1969 की जो घटना है 19 जुलाई 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक साथ 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। लेकिन एसबीआई इससे 14 साल पहले ही सार्वजनिक क्षेत्रों का बैंक बन चुका था। ठीक ना। और बात करें तो इसके बाद 1980 में, ठीक है ना, 1980 में 6 बड़े बैंकों का फिर से राष्ट्रीयकरण हुआ। कितने? 6 बैंक। ठीक है ना। 1980 में। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और क्या है, ये वही प्रश्न है। ठीक है ना। और अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल दिल्ली में स्थित है। मतलब कौन सा जो ऐतिहासिक स्थल है जो कि दिल्ली में है। ठीक है ना। तो फोर्ट विलियम या हवा महल या हुमायूं का मकबरा या आगा खान का पैलेस। ठीक है ना। तो ये जो दोस्तों हुमायूं का मकबरा है ये दिल्ली में स्थित है। देखिए कैसे, हुमायूं का जो मकबरा है यह मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिससे हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने 1565-1572 के दौरान बनवाया था। इसे 1993 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। और जो देखिए कहाँ पर है, दिल्ली में, यहाँ पर ना। फोर्ट विलियम जो है कॉलेज ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुगली नदी किनारे स्थित है और ब्रिटिश काल 1781 के दौरान ये जो है बनाया गया था। हवा महल कहाँ है आप लोग? यह है जयपुर में। यह राजस्थान राजधानी के जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण 1799 महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था।
और आगा खान का जो पैलेस है ये पुणे में स्थित है, ठीक ना। यह महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, जिसका ऐतिहासिक महत्व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम महात्मा गांधी की नज़रबंदी से जुड़ा है, ठीक है ना। और लास्ट प्रश्न दोस्तों कि पृथ्वी की भूपर पट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तो कौन सा है? तो सबसे प्रचुर मतलब सबसे अधिक मात्रा में, ठीक है ना, तो कौन है? ऑक्सीजन, ठीक। आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों इतने ही प्रश्न मिले थे, ठीक ना, इतने ही प्रश्न मिले थे। तो आपको तो दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।